आज का विषय है रोजगार और आय का प्रतिष्ठित सिद्धांत। हमने बीच में एक पढ़ा था से का बाजार नियम, और उसमें से के बाजार नियम में ये बताया था प्रतिष्ठित सिद्धांत। लेकिन बीच में एक टॉपिक छूट गया था, चक्रीय प्रवाह, आय का चक्रीय प्रवाह, तो हमने उसको पढ़ाया। अब उसके बाद फिर आए हैं रोजगार और आय का प्रतिष्ठित सिद्धांत में। तो आय और रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत का मतलब, प्रतिष्ठित का मतलब है शुरुआत, जहाँ से स्टार्ट हुई, जहाँ से इकोनॉमिक्स एक अच्छे स्वरूप में आई, वहाँ से इसकी शुरुआत है। तो इसकी शुरुआत हो गई थी 1776 से ही, जब एडम स्मिथ की बुक आई थी, याद है, एन इंक्वायरी ये बुक आई थी। और ये बुक हमेशा याद रहनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले अर्थशास्त्र था तो, लेकिन वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कहलाता था, यानी राजनीतिक अर्थशास्त्र कहलाता था। राजनीतिक अर्थशास्त्र का मतलब है, जैसे आप चाणक्य की इकोनॉमी पढ़े होंगे, चाणक्य का अर्थशास्त्र, तो वो अर्थशास्त्र नहीं था, वो राजनीति शास्त्र था। उसमें कहीं जो आ गया तो वही अर्थशास्त्र था, इसीलिए ही उसको अर्थशास्त्र नहीं माना जाता है। और जनक किसको माना जाता है? एडम स्मिथ को। किसको? एडम स्मिथ को। तो इसीलिए एडम स्मिथ को जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने उस राजनीतिक अर्थशास्त्र से इसको निकाल करके एक अलग अर्थशास्त्र बनाया। और इसके बाद जब 1776 में ये बुक आई, तो यहाँ से ही स्टार्ट हो गया। और इसमें फिर ऐसा नहीं है कि एडम स्मिथ ही अकेले थे, इसमें कई अर्थशास्त्री थे, जैसे जेबिस से नाम आते ही है, J.S. मिल थे, सीनियर थे, रिकॉर्डो थे, तमाम ऐसे अर्थशास्त्री थे। मार्शल भी आ गए, 1890 में मार्शल भी आ गए। 1890 में मार्शल की बुक आई प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और जब प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स आई तो इस अर्थशास्त्र को, यानी क्लासिकल अर्थशास्त्र को और बल मिला, यानी ये और ज़्यादा चरम पे आ गया। और उसी में से का बाजार नियम था। क्या था से का बाजार नियम? पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित कर लेती है ना, पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित कर लेती है। इसका मतलब ये था कि अगर आप कोई प्रोडक्शन करोगे तो उस प्रोडक्शन में जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होगी वो ऑटोमेटिक मांग ली जाएंगी, उसमें आपको किसी और चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि बाद में इसको केस ने उल्टा कर दिया, यानी मांग अपनी पूर्ति स्वयं सृजित करती है, लेकिन उस समय तक तो यही था। और उसकी और भी मान्यताएं थी, अभी विस्तार से पढ़ेंगे उसको। तो जैसे अति उत्पादन नहीं हो सकता है, और मुद्रा तटस्थ रहेगी, और जो रोजगार है उसको मजदूरी के द्वारा सुलझा लिया जाए, यानी इसको मजदूरी में नम्यता कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इन वेजेस, उसके द्वारा उसको सही कर लिया जाएगा, सब सही चलेगा। तो इस तरह से ये चलता रहा। और 1890 में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जब आ गई तो ये उसका समझ लो चरम पॉइंट था। प्रिंसिपल्स ऑफ PLES, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में अंतर है, हमेशा ध्यान रखना। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स आई कि ये जहाँ पे उसका चरम था, मतलब ये उसी का सपोर्ट कर रहा था, क्लासिकल इकोनॉमिक्स का ही, लेकिन थोड़ा सा अंतर था इनके विचारों में। विचारों में अंतर होने का मतलब ये नहीं है कि उनका युग ही बदल गया, है ना। तो ये चलता रहा कब तक? 1930 तक। 1930 जब आ गया तो 1930 में बहुत बड़ी मंदी आ गई, है ना। उसको क्या बोलते हैं? ग्रेट डिप्रेशन ऑफ
डिप्रेशन ऑफ 30s, यानी तीसा की महान मंदी। हिंदी में क्या लिखते हैं इसको? तीसा की महान मंदी। और तीसा की महान मंदी ऐसी थी कि उसमें बहुत ज़्यादा स्टॉक हो गया, डंप हो गया था माल, बिक ही नहीं रहा था। और इसका सीधा सा रीज़न यह था कि फ्लो में कमी हो गई। फ्लो में कमी हो गई मतलब लोगों के पास क्रय शक्ति थी, और लोगों के पास जब पैसा नहीं है तो वो खरीद करेंगे ही नहीं। तो इस पर चर्चा बाद में होगी, लेकिन अभी हम लोग क्लासिकल इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स हमारा 1776 से चल करके 1930 तक ये रहा, और 1930 में इसी मंदी ने, तीसा की महान मंदी ने केन्स को प्रेरित किया, और केन्स ये समझ लो कि एक केन्स युग ही चला। फिर उसको हम ये नहीं कह सकते कि आधुनिक युग है, केन्स युग है, उसको थोड़ा सा अंतर करना बहुत मुश्किल है। तो इसकी कुछ मान्यताएं हैं, हालांकि हम पढ़ा चुके हैं शेर के बाजार नियम में, लेकिन इसको जब हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स नाम से पढ़ रहे हैं तो उसमें इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं मुक्त बाजार। उस समय क्या था? मुक्त बाजार, लेसेस फेयर, मुक्त बाजार, लेसेस फेयर। लेसेस फेयर का मतलब था कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं, अर्थव्यवस्था अपने आप चल रही। इसको एडम स्मिथ ने इनविजिबल हैंड्स कहा। इनविजिबल हैंड्स का मतलब है कि मांग और पूर्ति अपने अनुसार समायोजित हो जाते हैं, इसमें किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं होती, यानी सरकार को कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप से सारा का सारा समायोजित हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा है अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति। तो चलो इसको समझ लेते हैं। पूर्ण रोजगार की स्थिति, पूर्ण रोजगार की स्थिति का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार रहता है। अगर कभी रोजगार कम हुआ तो वो थोड़े समय के लिए होगा, यानी अल्पकाल के लिए होगा, दीर्घकाल में वो स्वयं समायोजित हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, मुझे ये लग रहा है कि जो ये रोजगार है वो मेरी क्वालिफिकेशन से कम, तो मैं सोचूंगा कि मैं ये काम नहीं करूँ, है ना? तो मतलब मैं कुछ समय के लिए बेरोजगार रहा, लेकिन जैसे ही मेरे क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम मिला, मैंने काम करना शुरू कर दिया। तो अब वो थोड़े समय के लिए बेरोजगारी थी, लेकिन दीर्घकाल में वो ऑटोमेटिक समायोजित हो जाता है। तो इसी को कहते हैं पूर्ण रोजगार की स्थिति। पूर्ण रोजगार। और तीसरा ये भी मान लेते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता रहती है। पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब है कि अधिक व्यक्ति, अधिक क्रेता, अधिक विक्रेता, किसी से कोई कंपटीशन नहीं, एक ही वस्तु है और विक्रेता बहुत है, लेकिन वस्तु एक ही, और एक ही तो है, उसका न रंग अलग है, न रूप अलग है, न वजन, न स्वाद, यहाँ तक कि उसका कलर भी सेम है। इसका मतलब है कि अगर पार्ले जी तो पार्ले जी, है ना? फिर उसमें कोई चेंज नहीं, कीमतों में कोई बदलाव नहीं हो सकता है, कोई मोल भाव नहीं हो सकता है। 5 रुपए में है तो 5 रुपए में बिकेगा। तो ये पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है। और मुद्रा की तटस्थता, मुद्रा की तटस्थता, मुद्रा की तटस्थता का मतलब है कि मुद्रा जो है वो केवल एक काम करती है। एक काम कौन सा करती है? सिर्फ लेन देन। ये संचय का काम नहीं कर सकती। मतलब इसको आप ये चाहें कि हम मुद्रा को सेव कर लें, बचा लें, गुल्लक बना लें, नहीं, क्या करेंगे? सिर्फ लेन देन के लिए यूज करेंगे बस। और अगर नहीं है, आपके पास पैसा बच रहा है, तो क्या करेंगे? I/S, यानी उसको आप निवेशित करेंगे। तो कुल मिलाकर आप पैसा बचा नहीं सकते हैं, बस ये मान्यता
हालांकि इसको अभी जब आगे चलेंगे केस में तो और पढ़ेंगे। और अति उत्पादन असंभव, अति उत्पादन नहीं हो सकता है, ओवर प्रोडक्शन कैन नॉट बी, अति उत्पादन नहीं हो सकता। अति उत्पादन नहीं हो सकता का मतलब क्या है? अति उत्पादन का मतलब है कि जितना आप प्रोड्यूस करोगे वो सारा खरीद लिया जाएगा, यूज हो जाएगा, उपभोग हो जाएगा। तो और उत्पादन कैसा करते हैं? उत्पादन भी वैसा करते हैं जो लोग चाहते हैं। तो जब लोग वही चाहते हैं, आप उत्पादन कर रहे हो, तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं उठता अधिक उत्पादन का। तो अधिक उत्पादन असंभव है, यानी हो ही नहीं सकता कि अधिक उत्पादन हो, जबकि तीसरा की महान मंदी का यही है ना, अति उत्पादन ही हो गया था तो वो गड़बड़ हो गया सब। और मजदूरी दरों एवं कीमतों में नम्यता, मजदूरी दरों में पहले पढ़ लेते हैं। मजदूरी दरों में नम्यता, मजदूरी में नम्यता यानी मजदूरी जो है वो घटाई बढ़ाई जा सकती है। अगर जैसे किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई बेरोजगारी बढ़ गई है, तो उसको हम मजदूरी में कटौती कर देते हैं। जैसे हम किसी को 200 रुपया दे रहे हैं और 500 व्यक्ति रोजगार में लगे हैं, हमें पता चला कि 100 व्यक्ति और घूम रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? ये 200 को हम क्या कर देंगे? 190 करके अब हमने किसी को लगा लिया 600, है ना। और अगर 500 के बजाय 400 लगाना हुआ तो ये मजदूरी थोड़ी सी बढ़ा के 210 कर देंगे, 210 कर देंगे तो 400 हो जाएंगे, है ना। इसका तो कुल मिला के मतलब यही है कि मजदूरी में नम्यता है। और कीमतों में भी, कीमतें भी ऐसे ही घटती बढ़ती है। अगर कोई वस्तु महंगी हो रही है या उसकी बिक्री कम हो रही है तो कीमत को घटा देंगे, और बिक्री अगर ज़्यादा हो रही है तो कीमतों को बढ़ा देंगे, तो वो कम बिकेगी। ठीक है, इस तरह से कीमतों और मजदूरी में नम्यता है। या इसका ये दो बातें यहाँ पे ऐसे हैं, एक तो श्रम बाजार में है और एक वस्तु बाजार में, है ना। श्रम बाजार में और वस्तु बाजार में, तो श्रम बाजार में है कि जो मजदूरी है और वस्तु बाजार में जो है कीमत। ठीक है, इसको हम लोग आगे पढ़ लेंगे, अभी हो सकता है अभी पढ़ लें। और स्वचालित मूल्य यंत्र की मान्यता, मतलब जो अभी एडम स्मिथ कहते हैं कि इनविजिबल हैंड्स यानी अदृश्य हाथ, जो अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक अदृश्य हाथ होता है जो ऑटोमेटिक मांग और पूर्ति को समायोजित करे। तो वही है, ये कह रहे हैं कि स्वतंत्र बाजार स्वतः चालित मूल्य यंत्र। अगर किसी वस्तु की कीमत, किसी वस्तु की मांग ज़्यादा हो रही है तो उसकी कीमत बढ़ा दी जाए, किसी वस्तु की डिमांड कम हो रही है तो उस वस्तु की जो है कीमत घटा दी जाएगी। ठीक है, ये अपने आप से हो जाए, इसमें किसी को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। मतलब इनका कुल मिला कहने का मतलब है कि सरकार नहीं, सरकार हो लेकिन उसको कोई हस्तक्षेप, जैसा चल रहा है चल रहा है, सरकार अपना प्रशासन का काम करे, बस अर्थशास्त्र को छोड़, है। तो यही जो है कुल मिला के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र का सार है, और इसी के आधार पर ही हम लोग आगे इसको पूरा पढ़ेंगे।